गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हार्ट। बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत सारे बच्चे इसे पढ़ना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन हम इनमें केवल वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और जो बहुत ही अच्छे पॉइंट है हमारे सब, लेकिन वो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हो सकता है कुछ बच्चों को ना आते हों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए आज का क्वेश्चन फर्स्ट में एक क्वेश्चन रख रहा हूँ और एक इसके लास्ट में रखूँगा। ठीक है, तो हार्ट का के बारे में आपको बस इतना सा बताना है कि इसका वेट मेल में और फीमेल में कितना होता है। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है पहला। दूसरी चीज़, अब सबसे पहले मैं इसकी सिचुएशन हार्ट के बारे में बता देता हूँ। हार्ट क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन है, सपोज ये हार्ट है, तो हार्ट के बाहर से दो लेयर होती हैं। एक ये लेयर समझ लीजिए और एक ये लेयर समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। ये वाली लेयर तो इससे अटैच रहती है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ये जो इनर वाली लेयर है ये तो इससे बिल्कुल अटैच रहती है। ठीक है, और जो बाहर वाली लेयर है, कौन सी वाली? जो बाहर वाली लेयर है, ये दोनों एक ही लेयर है। ठीक है, एक लेयर रहती है। तो जो बाहर वाली लेयर रहती है ये टफ रहती है, इसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर। क्या बोलते हैं? फाइब्रस लेयर। क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर रहती है इससे बोलते हैं सीरस लेयर। ठीक है, ये दो तरीके की लेयर रहती है। इसी में रहता है आपका हार्ट की तीन लेयर्स, आपको पता है। ये जो आपको रेड वाली और इसके बीच में जो, हाँ अब मैंने बोला जो सीरस लेयर है और जो फाइब्रस लेयर है उसके बीच में जगह है, यहीं पे आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कितना होता है, तो ये लगभग 35 से 50 ml तक इसका नॉर्मल अमाउंट रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का। ये फ्रिक्शन से बचाता है। क्लियर है? दूसरी चीज़, जो हार्ट है उसकी ये मसल्स, इसके बाहर से मसल्स रहती हैं जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। इसके जो बाहर वाली लेयर है, मतलब जो सीरस के बाहर है और ये फ्लूइड के बीच में है, वो सबसे थिकेस्ट लेयर रहती है, बहुत थिक रहती है। ठीक है, और थिक, अगर ये क्वेश्चन भी आता है अगला कि कौन से चैम्बर की सबसे थिक लेयर होगी, तो कौन से की रहती है? सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? कौन सा काम करेगा? अगर जैसे सपोज करें कि लेफ्ट वेंट्रिकल कितना काम करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है, बहुत काम करता है भाई। यहाँ से लंग्स में भेजता है, लेकिन लंग्स में भेजना टफ ज़्यादा काम है, या फिर ब्रेन में ज़्यादा, ब्रेन में भी तो भेजता है ब्लड, तो ब्रेन में भेजने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए होगी, तो सबसे लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा काम करता है, तो यहाँ की मसल सबसे थिक रहती है। तो ये तो हो गई एनाटॉमी की बात, इसमें मैं बाकी कुछ भी नहीं बताने वाला आपको। हाँ, एक लोकेशन की बात, सबको पता है ये लंग्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी की ना हो ऐसे। ठीक है, अब हार्ट की जो लोकेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। कुछ इस तरीके से टिल्ट रहता है और यहाँ पे ये डायफ्राम से टच रहता है। किससे टच रहता है? डायफ्राम से टच रहता है। क्लियर हो गया? मतलब इसका जो ये वाला पार्ट है, हार्ट थोड़ा सा डायफ्राम से टच रहता है, इस पर रिलैक्स करता है। क्लियर हो गया? अब ये टिल्ट रहता है किसकी तरफ? जो लेफ्ट वाला लंग है उसकी तरफ टिल्ट रहता है, तो इसीलिए कभी न कभी आपने ऐसे कुछ देखा होगा, इस वाले लंग, क्योंकि ये हार्ट को यहाँ पर लाई करवाता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट होता है जो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स है। अब ये जिस पार्ट में है, इस पार्ट को, दोनों लंग्स के बीच वाला जो पार्ट है जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड है, इसको बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। क्या बोलते हैं? मीडिया स्टर्नम। ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए सीधे सीधे आ जाते हैं हम कार्डियक साइकिल पे। ठीक है, कार्डियक साइकिल पे आने से पहले हम बात करते हैं, हमने बोला ये लंग्स हार्ट था, हार्ट में ब्लड आता है कहाँ से? दो जगह से। एक तो है राइट सुपीरियर वेन केवा से आता है, राइट एट्रियम में 4 चैम्बर थे, राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर थे। तो सबसे पहले जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है राइट एट्रियम में। कहाँ से आता है? 2 जगह से आता है, एक तो एसवीसी से और एक आईवीसी से। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सही भी हैं, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट करते हैं आपको। हार्ट में जो ब्लड आता है वो 3 जगह से आता है। ठीक है,
तीसरी जगह है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके आती है कोरोनरी साइनस। अब हम बात करते हैं हार्ट के वॉल्व्स के बारे में, ठीक है, हार्ट के वॉल्व्स के बारे में। तो हमने बोला था कि ये क्या है, सेप्टम्स है, ये एट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच में एक डोर भी लगा होता है ऐसे। जो डोर केवल एक साइड को ही खुलते हैं उनको बोला जाता है वॉल्व, ऊपर की साइड नहीं खोलते, नीचे की साइड ही खुलते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे आप, 1 2 3, मतलब ये डोर के 3 पार्ट हैं। तो इसीलिए इसको राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो भी डोर होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। जो लेफ्ट के बीच में होता है उसको 2 ही डोर है वहाँ पे, 1 और 2, मतलब 2 पार्ट हैं उसके, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये समझाने के लिए था, ये आप याद रखें। क्लियर हो गया? तो ये हमने वॉल्व की बात कर ली। कुछ और भी वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे हमने ये वॉल्व इसलिए पढ़े थे कि यहाँ से ब्लड वापस ना जाए, लेकिन अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल भी तो अपना ब्लड भेजते हैं, यहाँ से भी तो ब्लड वापस आ सकता है और ज़्यादा चांसेस हैं आने के, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली कैसे बने होते हैं, यहाँ इसके बीच से निकल रहे होते हैं, अपर को जा रहे होते हैं, ठीक, सीधे सीधे होता है ऐसा। तो यहाँ पे भी एक वॉल्व बने होते होंगे कुछ, इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं इनको? सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये आपको पता है कि जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व 2 होते हैं, राइट साइड पे पल्मोनरी वॉल्व और लेफ्ट साइड पे अरोटिक वॉल्व। इतना पता चल गया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ चलते हैं, ये हमको पता चल गया। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस भी तो ब्लड लेके आता है, इसमें भी एक वॉल्व प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं थिबेशियन वॉल्व। क्या बोलते हैं? थिबेशियन वॉल्व। ये भी क्या करती है? रिगर्जिटेशन से प्रिवेंट करती है। तो थिबेशियन वॉल्व भी पढ़ लिया आपने। अब हम बात करते हैं किसकी? कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है कि कार्डियक साइकिल का मतलब है 1 मिनट में आप, मतलब एक साइकिल में आप कितना ब्लड दे रहे हो और एक साइकिल कितने मिनट की है या कितने टाइम ड्यूरेशन। तो कार्डियक साइकिल में हम क्या पढ़ेंगे? पहली चीज़ जो कार्डियक साइकिल में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। तो हमने पढ़ा था बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है 3 जगह से, कोरोनरी साइनस से आया, आईवीसी से आया, एसवीसी से आया। आप कोरोनरी साइनस इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं होंगे तो इसे ना भी लिखे तो चलेगा। कहाँ पे लेके आया ये? राइट एट्रियम में। सारा ब्लड इन्होंने खाली कर दिया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला था। फिर राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में भी एक वॉल्व है जिसे पल्मोनरी वॉल्व बोला था। फिर लंग्स से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स को जो जाती है राइट वेंट्रिकल से उसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। वॉल्व का नाम पल्मोनरी वॉल्व। लंग्स से निकलती है पल्मोनरी वेन जो आती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमने पढ़ा था बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व के बाद कहाँ पे जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। यहाँ से कहाँ गया? ओटा में। ओटा से आपके बॉडी में चले गया। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये फिर से जब डीऑक्सीजनेटेड होगा, यहाँ से मैं अब ब्लैक से बना रहा हूँ, देखना। यहाँ से क्या हुआ? बॉडी ने यूज़ कर लिया, अब हो गया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। तो फिर से बॉडी से कहाँ पे जाएगा? ऐसे ही साइकिल चलेगी। इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। बॉडी से एसवीसी, आईसीवीसी और कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में आया, वहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल ने क्या किया? ओटा में खाली कर दिया। और इनके बीच में था आउटिक वॉल्व, और आउटिक वॉल्व के बाद कहाँ चले गया? ओटा ने कहाँ दे दिया? बॉडी में दे दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी ने उसको यूज़ कर लिया, ऑक्सीजनेटेड पर ऑक्सीजन पूरा का पूरा ले लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो छोड़ दिया। उसी को हमने बोला क्या?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्चुअली वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन होती है वो कम होती है। तो फिर बॉडी में गया, बॉडी से 3 जगह चले गया, एसवीसी, आईवीसी और कोरोनरी साइनस, फिर वहाँ से राइट एट्रियम के थ्रू पूरा साइकिल चल गया। इसी को बोला हमने कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये कार्डियक साइकिल चलती कैसे है। पहले तो पढ़ लेते हैं। हमने बोला राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है। तो यहाँ पे सपोज में कुछ इस तरीके से होता है हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये यहाँ से क्या निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैंने बोला इसके बीच में वॉल्व होता है। अब एक वर्ड सुना होगा आपने, सिस्टोल, एक सुना होगा डायस्टोल। सिंपल से इन दोनों की बात करते हैं। सिस्टोल का मतलब सिंपल सा है कॉन्ट्रैक्शन होना, और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स होना। तो जैसे ही यहाँ पे एट्रियम सिस्टोल करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा सारा ब्लड, मतलब ये जैसे फुल हो गया पूरा, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और लंग्स में चले जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात करते हैं यहाँ पे। लेकिन एक आता है एक्टिव फीलिंग। एक्टिव फीलिंग का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितना ब्लड नीचे आता है। एक होता है पैसिव फीलिंग, इसका मतलब है कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, फुल तो हो गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसकी वजह से भी कुछ ब्लड क्या होता है, पैसिव फीलिंग में क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा खुल जाता है। ठीक है, वैसे जो वेंट्रिकल्स हैं कभी पूरे तरह से खाली नहीं होते, इनमें थोड़ा अमाउंट पहले से ब्लड प्रेजेंट रहता है। कितना प्रेजेंट रहता है, क्या कहते हैं, बाद में बात करेंगे। मैंने बोला कि हमारा राइट एट्रियम फुल हो गया ब्लड से, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो धीरे धीरे से क्या होगा, बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही सबसे ज़्यादा ब्लड फिल हो जाता है। ये बात बहुत ध्यान रखें, मतलब उसको क्या कहेंगे, बिना कॉन्ट्रैक्शन के जब ब्लड फिल हो रहा है तो उसे पैसिव फीलिंग कहेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 80% जितना भी आना है उसका 80% ब्लड तो केवल पैसिव फीलिंग से ही फिल हो जाता है। बचा हुआ जो 15, 20, 25% जो ब्लड रहता है वही केवल एक्टिव फीलिंग से आ पाता है। ठीक है, तो मतलब समझ गए। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि जो पैसिव कौन सी मैकेनिज्म से सबसे ज़्यादा जो पैसिवली ब्लड कैसे फिल होता है, तो बहुत सारे बच्चों ने एक्टिव फीलिंग लगाया या एक्टिव सिस्टोल लगाया। ठीक है, तो सिस्टोल से कभी भी पूरा ज़्यादा अमाउंट का ब्लड नहीं आता, पैसिव फीलिंग से ही आता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि राइट से लेफ्ट में आ गया। अब क्या होता है, यहीं पे एक और वर्ड पढ़ लेते हैं। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट ये कब तक होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक होता है, तो आपने पढ़ा होगा सबसे ज़्यादा पहले नॉर्मल कंडीशन रहती है जिसको डबल, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, टोटल एक मतलब जो कार्डियक साइकिल है, एक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड की। मतलब इस 0.8 सेकेंड में क्या होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, और ब्लड यहाँ से बॉडी में चले जाएगा। तो उसमें लगता है 0.8 सेकेंड। क्या लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है एक साइकिल कंप्लीट होने में। ठीक है, तो एक मिनट में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे, एक मिनट में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं कितना आएगा। ठीक है, कितने साइकिल कंप्लीट होंगे भैया, ऐसे ही तो होंगे 72। क्लियर है? तो एक मिनट में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे हमारे, 72। तो मैंने बोला 0.8 सेकेंड है, मतलब ये पूरा का पूरा 0.8 है। अब मैंने 0.4 में डिवाइड कर दिया इसको, मतलब 0.4। अब ये 0.4 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इस साइड वाला तो पूरा का पूरा 0.4 है, इस साइड वाला 0.1 और 0.3 में डिवाइडेड है। क्लियर हो गया जी इतना? अब बात करते हैं 0.4 क्या है, इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको, जॉइंट डायस्टोल। अब क्यों बोलते हैं इसको जॉइंट डायस्टोल, ध्यान से सुनिए। जॉइंट डायस्टोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल्स हैं, मतलब सारे के सारे उस टाइम पे क्या रहते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स क्या रहते हैं, पूरी तरीके से रिलैक्स रहते हैं। अगले 1 सेकेंड में कौन करेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं एट्रियम
पहले जॉइंट डायस्टोल की बात करते हैं या टोटल डायस्टोल की बात कर लेते हैं, तो कितने सेकंड का होता है? 0.4 सेकंड में तो ये रिलैक्स रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। इसी टाइम पे एट्रियल फिलिंग होगी, क्या होगी इसी टाइम पे? एट्रियम की फिलिंग होगी। फिर अगले 0 पॉइंट एट्रियल सिस्टोल कब होगा? केवल 0.1 सेकंड के लिए। ध्यान देंगे इस बात पे ध्यान से। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए हुआ। अब कई लोग सोचते हैं कि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक साथ सिस्टोल करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एट्रियम ने सिस्टोल किया 0.1 सेकंड के लिए और फिर से वो रिलैक्स हो गया। क्लियर हो गई पहली बात। अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। जब एट्रियल सिस्टोल करता है उसके बाद वेंट्रिकल्स, जब ये रिलैक्स हो जाता है, एट्रियम जब रिलैक्स हो जाता है अच्छे से, तब वेंट्रिकल क्या करते हैं? सिस्टोल करते हैं, जो होता है 0.3 सेकंड का। क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज़्यादा फोर्स लगाना है, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड भेजना है, तो वो सिस्टोल करने का लेती है 3 सेकंड। फिर उसके बाद दोनों ही ये रेस्टिंग कंडीशन पे रहते हैं। क्या रहते हैं? दोनों ही रेस्टिंग कंडीशन पे रहते हैं। तो इसी को बोला जाता है क्या? कार्डियक साइकिल। तो हमने पढ़ा कि डायस्टोल कैसे होता है, एट्रियल सिस्टोल कैसे होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा होता है, जब एट्रियम क्या हो रहा होता है? जब ये रिलैक्स हो रहा होता है, यहीं पे पैसिव फीलिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों, जहाँ पे दोनों रिलैक्स है ना, सॉरी, जब एट्रियम फीलिंग हो रही होती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही यहाँ कहीं पे क्या हो जाता है? फीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पूरा हुआ, ब्लड डाल दिया इसने किस में? यहाँ पे। इसको क्या बोला था हमने? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल किया। अब यहाँ पे दोनों ही रेस्ट करते हैं 4 सेकंड के लिए। इसीलिए मैंने एक चीज़ बोली थी। अब आपको पता होगा कि साउंड आती है कुछ धक धक, इसको लब डब बोलते हो, तो धक धक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जो पहली साउंड आती है वो कब आती है और क्यों आती है? अब आपने पढ़ा, फिर से बनाना पड़ेगा हमें ये। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से आती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सारा खाली कर दिया नीचे, जब इसमें वेंट्रिकल्स में ब्लड चले जाता है तो इसका कुछ प्रेशर होता है। अब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये झटके से बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? झटके से जो एवी वॉल्व हैं वो बंद हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जब वेंट्रिकल्स पे ब्लड आ जाता है तब ये दोनों क्या करते हैं? ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वॉल्व बंद हो जाते हैं और ब्लड ऊपर नहीं जा पाता। ये झटके से बंद होते हैं। तो यहीं पे आती है हमारी फर्स्ट साउंड, जिसको बोलते हैं लव साउंड। क्या बोलते हैं? लव साउंड। कब आती है? जब एट्रियम और वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं। कई बार ये भी पूछा जाएगा कि पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होते हैं या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं, या यहाँ पे ब्लड आता है तब आवाज़ आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहीं से पहला क्वेश्चन आएगा। लव साउंड आ गई, क्लियर है। अब दूसरी साउंड कब आएगी? जब यहाँ से पल्मोनरी वॉल्व, फिर से यहाँ जो पल्मोनरी सिस्टम और अरोटा में ब्लड आ जाएगा। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गए उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो ये ब्लड वापस भी तो आना चाहेगा, क्योंकि ये तो ऊपर को जा रहा था। मतलब अगर हम सीधे सीधे कहें तो ऐसे करके ब्लड जा रहा था। मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये कुछ इस तरीके से था। तो अब ये तो बंद हो गया, ठीक है। अब ये ब्लड ऊपर चले गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, यहाँ पे चले गया अओर्टा में। अओर्टा क्या करेगा? ऊपर को जाने से अच्छा है जैसे ये रिलैक्स हो जाएंगे आराम से, तो ये वापस आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो भी झटके से बंद हो जाते हैं, जो कि अओर्टा का ब्लड वापस ना आए। तो इस झटके से सेमी ल्यूनर वॉल्व या पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व का क्लोज होना, यहाँ पे आती है दूसरी हर्ट साउंड, जिसको बोलते हैं डब। ये भी 2 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए कि पहली साउंड कब आती है? जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं। दूसरी साउंड कब आती है? जब पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व क्लोज होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो क्या बनता है कि पहली साउंड और दूसरी साउंड के बीच में अंतर कितना होता है? तो कितना होता है? कितने सेकंड बाद आती है? मतलब ये कह सकते हैं हम कि पहली साउंड तो आ गई हमारी एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे, उसको हमने कुछ नहीं करना। एट्रियल सिस्टोल के कितनी देर बाद यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल करता है? तो आपने पढ़ा है 0.3 सेकंड लेता है ये सिस्टोल करने के लिए, क्लियर है। तो पहली और दूसरी साउंड के बीच में कितना है? 0.3 सेकंड का है।
अब कई बार पूछा जाता है कि दूसरी साउंड और पहली साउंड के बीच में कितना गैप है, तो आप ये नहीं कहोगे कि दूसरी से पहली आने में 0.3 सेकेंड ही लगते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। कैसे? अब हमने बोला कि डब साउंड आ गई 0.3 सेकेंड के बाद, क्लियर हो गया। अब हमने बोला कि दूसरी साउंड के बाद पहली साउंड कब आएगी, अरे कब आएगी, तो उसके लिए तो ये 4 सेकेंड इसको वेट करना पड़ेगा और 1 सेकेंड इसका मानो, ठीक है। मतलब यहाँ आने तक 0.1 सेकेंड तक, 0.1 सेकेंड इसका और 0.4 सेकेंड इसका। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 0.1 सेकेंड खत्म होते ही यहाँ पे आई थी फर्स्ट साउंड, ठीक है। 0.3 सेकेंड खत्म होते ही यहाँ पे आई थी दूसरी हर्ट साउंड। अब जो दूसरी के बाद फिर से पहली कब आएगी, तो 4 तो ये जोड़ेंगे हम, ठीक है, जब दोनों डायस्टोल कर रहे हैं, उसके बाद एक ये सिस्टोल करने में लेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूसरे के बाद डब के बाद जो लब साउंड आएगी वो आएगी 0.5 सेकेंड के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना आप। लब और डब के बीच में तो 0.3 का अंतर होता है, लेकिन डब और लब के बीच में जब डब से दोबारा लब आएगी तो उसमें क्या होगा, 0.5 सेकेंड का अंतर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वही लिख देते हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सर्कुलेशन की। तो एक तो पढ़ा है हमने सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, जहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब आया था। एक होता है डबल सर्कुलेशन, एक होता है मिक्स्ड सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीनों की। तो हमको जैसा कि बताया गया है कि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, फिश से हुई है। फिश के बाद जब एडवांस होने लगे, फिश किसके अंदर आता है, कॉर्डेटा के अंदर आता है। कॉर्डेटा के बाद आता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर पहला जो हमारी ऑर्गेनिज्म है वो फिश है। फिश के बाद हमारा आता है क्या, एम्फीबियंस आते हैं, कुछ पढ़ा होगा आपने, उभयचर वगैरह। एम्फीबियन के बाद आपने पढ़ा होगा रेप्टाइल्स आते हैं। फिर उसके बाद आपने एडवांस ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स हो गया, ह्यूमन हो गया, ये पढ़े होंगे। क्लियर है, तो सबकी बात करेंगे। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे कोई तीसरे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लंग्स प्रेजेंट नहीं होते। ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ पे हार्ट पे, यहाँ से निकला, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड होके या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जो भी होके हार्ट में जो भी ब्लड आया, बॉडी में जो ब्लड गया था वो गया था क्या, ऑक्सीजनेटेड। हार्ट में आया तो हार्ट में 2 चैम्बर थे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आया तो यहीं से डीऑक्सीजनेटेड ही निकलेगा। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है, ऐसे जीव जिन पे क्या होता है, जब हार्ट में ब्लड आता है तो वो निकलता है वैसे ही बॉडी से बाहर, ठीक है। ऑक्सीजन को, डीऑक्सीजन को बाहर कर देंगे, ठीक है। बॉडी में तो ऑक्सीजन था, बॉडी ने यूज़ किया, डीऑक्सीजनेटेड हुआ, हार्ट में आया, कोई ज़्यादा प्रॉपर यूज़ नहीं है, केवल पंप का यूज़ रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा जब होता है इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल सर्कुलेशन। और 2 चैम्बर किस में होते हैं, ये क्वेश्चन है आरआरबी 2019 का, 2019 का, जिसमें पूछा गया था कि फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, इसीलिए मैंने सिंगल सर्कुलेशन पढ़ाया। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ जाए कि सिंगल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, तो फिश में पाया जाता है। उसके बाद एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, ये थोड़े से इससे एडवांस हैं, ये मैंने लिखे एडवांस में। तो इनके पास क्या होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं 3 चैम्बर, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल, ठीक है। अब इनके पास लंग्स भी होते हैं, तो ब्लड आया, चाहे ऑक्सीजनेटेड आया डीऑक्सीजनेटेड आया, तो इनका जो ब्लड हुआ यहाँ पे ये हो गया मिक्स। क्या हो गया, मिक्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम मिक्स्ड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सर्कुलेशन। और इनकी बॉडी में भी ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेटेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होकर इनके बॉडी में जाता है, इसको बोला जाता है मिक्स्ड सर्कुलेशन। ये होता है हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में आ जाते हैं जैसे स्नेक वगैरह, एम्फीबियंस हो गए आपके फ्रॉग वगैरह, ठीक है। तो इनमें जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो ऐसे पाए जाते हैं। क्लियर हो गया इतना, बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं ह्यूमन की।
ह्यूमन और बर्ड्स में क्या होता है, इनमें होते हैं हार्ट के 4 चैम्बर, ये एडवांस हैं। जो एडवांस जीव होते गए उनमें क्या होता गया, एडवांस तो होंगे ही वो, ठीक है। इनमें 4 चैम्बर्स हुए, तो ब्लड का आना ब्लड का जाना इनमें 4 चैम्बर्स में होता है। लंग्स में ब्लड जाता है, फिल्ट्रेट होके फिर इधर आता है, यहाँ पे फिर ब्लड जाता है, तो ये डबल सर्कुलेशन होता है। एक तो आपका क्या कहा जा रहा है, बॉडी से हार्ट में आ रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, लंग्स से हार्ट में आ रहा है। ये हो गया कौन सा सर्कुलेशन बताया था हमने, इसको बताया था हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स आ, तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा हार्ट से बॉडी में जा रहा है, बॉडी से फिर हार्ट में आ रहा है, होता है ऐसा। ओटा से बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर हार्ट में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। मतलब बॉडी में जाने का, बॉडी किससे बनी है, सिस्टम से बनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ट कहाँ जाता है, सिस्टम में जाता है, सिस्टम से फिर हार्ट में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो इसीलिए हमारे उसमें 2 डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं किसकी, थोड़े से हार्ट की मसल्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसकी बात, तो हमने जब स्केलेटल मसल पढ़ा था वो तो वहाँ पे डायग्राम नहीं बताए थे हमने, तो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप की जो मसल्स होती है उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। क्लियर हो गया। जो कुछ ऐसे लीव शेप की मसल्स होती है, कुछ ऐसे जो मसल्स होती है, ये होती है कौन सी हमारी, कौन सी मसल होगी, कार्डियक मसल बना देते हैं हम पहले। इस तरीके की जो ब्रांच मसल होती है, मतलब ब्रांचिंग जिसमें आती है, उसको बोलते हैं कार्डियक मसल। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल की, ठीक है। स्मूथ मसल तो इस शेप की होती है, स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल होती है, जो कार्डियक मसल है वो कुछ इस तरीके से होती है। क्लियर है। अब ये क्या करती है, अब इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, मतलब सिंपल बना देते हैं। कुछ ऐसे ब्रांच है, ये ब्रांच में होती है, ये पूरी की पूरी एक मसल है, ठीक है। अब ये कनेक्ट रहती है दूसरे वाले से, मतलब ये पूरी की पूरी एक ही मसल है, इसका साइटोप्लाज्म वगैरह या न्यूक्लियस वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट है सपोज, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो क्वेश्चन आ सकता है वो यहाँ से आ सकता है। इन दोनों के, ये दोनों जुड़े रहते हैं एक डिस्क के थ्रू, यहाँ पे कार्डियक मसल एक दूसरे से डिस्क के थ्रू जुड़े रहते हैं, जिनको बोलते हैं क्या, इंटरकुलेटेड डिस्क। क्वेश्चन आता है ये भी, इंटरक्यूलेटेड डिस्क पढ़ाने का भी इसका कारण है, ऐसा मत सोचिए ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंटरकुलेटेड डिस्क कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल्स, एक कार्डियक मसल दूसरे कार्डियक मसल से इंटरकुलेटेड डिस्क से कनेक्ट रहती है। इनके जो अंदर का साइटोप्लाज्म है, कार्डियक मसल के बारे में एक बहुत अच्छी बात है, वो क्या है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो एक टनल के थ्रू एक से दूसरे में जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब इसका साइटोप्लाज्म एक मसल का दूसरे मसल में जा सकता है आसानी से, ये इसकी खासियत होती है। जो ये टनल्स होते हैं जो हमारे इंटरकुलेटेड डिस्क में बने हुए हैं दोनों साइड, हर जो जितनी भी कार्डियक मसल्स होंगी उनमें टनल्स बने होंगे या पाइप बने होंगे जिनके थ्रू साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे ही जो तीसरी मसल होगी उसमें भी ऐसे ही होगा, मतलब ये अपना साइटोप्लाज्म, जैसे सपोज ये है, इससे इसके अंदर सोडियम है, कुछ भी है, कैल्शियम है, सोडियम है, वो किसको दे सकता है, दूसरी मसल को दे सकता है, दूसरी मसल तीसरे को दे सकती है। ये खासियत होती है कार्डियक मसल्स की। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने क्या बोला कि जो ये टनल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं इनको, गैप जंक्शन। ये गैप के बीच में है तो ये टनल्स को बोला जाता है गैप जंक्शन, जहाँ से चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। ये मैंने मसल्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, कहीं से आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की, ठीक है। फटाफट चल रहे हैं हम, ज़्यादा इसमें बता नहीं रहा हूँ आपको, इसका कारण बस यही है।
अब एक बात आपको खासियत हार्ट के बारे में, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट में आपके 4 चैम्बर हैं, सपोज आपके 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स, क्लियर है। तो हमने पढ़ लिया था कि मायोकार्डियम स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, यहाँ से थिकनेस होती है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। अब खासियत क्या होती है, मैंने एक चीज़ और बता दी कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट की जो सेल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक दूसरे में अपना कोई भी चीज़ के डाल सकती हैं ऐसे। इसके अंदर आप ये समझिए कि ये एक हार्ट है, इसके अंदर ये तो हमने बना दिए क्या, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे क्या होंगे, पूरे सेल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब जो मसल्स है, मसल सेल प्रेजेंट होंगी वहाँ पे। और मसल सेल की खासियत क्या बताई कि एक दूसरे में अपनी कोई भी चीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और चीज़ पढ़ते हैं, हमारा एक न्यूरॉन होता है, ब्रेन होता है, मतलब ये सपोज कर लो बहुत बुरा बना है पर बना है, ठीक है। ये हमारा एक न्यूरॉन है, यहाँ पे इसके नर्व टर्मिनल्स होते हैं। ये क्या करता है, दूसरे साइनेप्स में डालता है जब मसल पे इसको काम करना होता है। सपोज ये मसल है तो ये क्या करता है, कुछ यहाँ से केमिकल भेजता है और यहाँ पे लगे रहते हैं रिसेप्टर्स। क्या लगे रहते हैं, रिसेप्टर्स। इसके जो केमिकल होते हैं ना वो इसके अंदर नहीं जाते कभी भी, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे अब हमने कहीं पे कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना है, कंस्ट्रिक्शन करवाना है, तो कैसे करवाएगी, यहाँ से जो हमारी न्यूरॉन होगी वो कुछ केमिकल्स भेजेगी जिनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे, और इनको ओपन कर देंगे। अब ये ओपन करेंगे, ओपन ये खुद के जाने के लिए नहीं करते, इनका काम केवल इसको ओपन कर देना है, इतना ही काम है न्यूरॉन का और इसका। अब यहाँ से क्या होगा, जो सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम क्या करेगा, इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, सोडियम 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 सोडियम, क्लियर है। अब ये सोडियम क्या करवा देगा, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन करवा देगा। तो ऐसे होता है नॉर्मली किसी भी मसल्स पे काम, क्लियर हो गया। मतलब ब्रेन उसको क्या करवा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हमारी वॉलंटरी या इनवॉलंटरी मसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कौन करवाता है, ब्रेन करवाता है। लेकिन हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट को एक ऑर्गन बोला जाता है जिसको बोला जाता है, वैसे बाकी सारे ऑर्गन्स न्यूरोजेनिक हैं लेकिन हार्ट को बोला जाता है मायोजेनिक। अब मायोजेनिक क्यों बोला जाता है हार्ट को, ये भी क्वेश्चन आता है। मायोजेनिक इसलिए बोला जाता है कि जो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये खुद से ही होता है, मतलब इसकी सेल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ये खुद से कॉन्ट्रैक्शन कर पाएँ। तो यहाँ पे जो हार्ट के ऊपर सबसे ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं राइट एट्रियम में, उसको बोलते हैं हम एसे नोड। क्या बोलते हैं उसको, एसे नोड बोला जाता है। साइनोएट्रियल नोड जो क्या काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन यहीं से स्टार्ट होता है, खुद से ही कॉन्ट्रैक्शन जो जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए कई बार जब आदमी की डेथ भी हो जाती है तो उसका हार्ट पंप करते रहता है, ठीक है, धक धक करते रहता है। इसीलिए बोला जाता है हार्ट क्या है, मायोजेनिक ऑर्गन, एक ऑर्गन है, मायोजेनिक ऑर्गन है, ठीक है। तो अब इस मायोजेनिक ऑर्गन में हमने इतना पढ़ लिया कि इसकी सेल्स खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अब दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, ये हार्ट है, हमने पहली चीज़ तो पढ़ ली कि जो इसकी सेल्स हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं इसके राइट एट्रियम के आसपास, मैं बना नहीं रहा हूँ, राइट एट्रियम नहीं बना रहा हूँ, तो इसकी सेल्स के पास एबिलिटी रहती है कि ये दूसरे में अपनी चीज़ ट्रांसफ़र कर पाएँ, ठीक है। तो दूसरे पे जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसका साइटोप्लाज्म तो ऐसे रहता है, तो ये सोडियम इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, फिर यहाँ पे सोडियम इसको भी दे सकता है, यहाँ पे जो सेल्स होंगी सोडियम उसको भी दे सकता है। तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करने वाली सेल्स ऐसे नोड हो गई, जिसको पेस मेकर बोलते हैं। मतलब पेस मेकर इसलिए बोलते हैं, मेकर का मतलब क्या है कि यही जो हार्ट का पेस है वो यही बनाती हैं, क्लियर हो गया। फिर ये उसको ट्रांसमिट कर सकती हैं दूसरी चीज़। तो हार्ट सेल्स के पास हमने पढ़ लिया था कि अपना साइटोप्लाज्म दूसरे को दे सकती हैं, तो इन्होंने सोडियम दे दिया या कॉन्ट्रैक्शन दे दिया, ये भी कह सकते हैं, क्लियर हो गया। तो अब हम सीधे सीधे बात करते हैं कि जैसे ये हार्ट था हमारा, यहाँ पे क्या था, ये राइट एट्रियम था, यहाँ पे ऐसे नोड था, ऐसे नोड ने किसको दिया, यहाँ पे कुछ और मसल्स थी जिसको एवी नोड बोला, इन्होंने इनकी सेल्स ने आते 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 इस सेल को भी एक्टिवेट कर दिया। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे कुछ देर के लिए 0.1 सेकेंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन रुकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ भेज देता है,
इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, मतलब बंडल ऑफ हिज कुछ अलग चीज़ नहीं है, यहाँ पे भी ये सेल्स ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनको बोल दिया हमने बंडल ऑफ हिज। ये बंडल ऑफ हिज दो ब्रांच में, बंडल ऑफ हिज के दो ब्रांच बना देती हैं ऐसे, ये बंडल ऑफ हिज ही है। इसकी दोनों ब्रांच में फिर से कुछ सेल्स ऐसे रहती हैं जिनको हमने पुरकिंजे फाइबर बोल दिया। क्या बोल दिया? पुरकिंजे फाइबर बोल दिया। अब क्या होगा, जैसे ही पेसमेकर या ऐसे नोड अपना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करेगा, मतलब इम्पल्सेस जनरेट करेगा या कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होते होते एवी नोड पे आ जाएंगे। एवी नोड पे आने के बाद क्या होगा, ये एवी नोड कुछ टाइम तक होल्ड करेगा, मतलब इसने होल्ड किया कॉन्ट्रैक्शन, तब तक इसको रिलैक्स होने दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पैदा हुआ तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पूरे सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये सेल्स तो एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं। तो जिस समय पे ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल हो गया। अब एवी नोड्स के पास आता है, एवी नोड अचानक से इनको नहीं कर देता, नहीं तो दोनों साथ में सिस्टोल हो जाएंगे। जब तक रिलैक्स नहीं होता एवी नोड क्या करता है, होल्ड करके रखता है उस कॉन्ट्रैक्शन को, नीचे नहीं जाने देता, मतलब बहुत कम सेकंड के लिए 0.1 सेकंड इतना होल्ड करता है। जैसे ही एट्रिया रिलैक्स हुआ वैसे ही क्या होता है यहाँ पे, तब तक क्या हो जाता है, जब तक एट्रिया रिलैक्स होता है तब तक यहाँ पे धीरे धीरे ये आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही एट्रिया रिलैक्स हुआ फिर इनमें बंडल ऑफ हिज में आएगा, बंडल ऑफ हिज की दोनों ब्रांचेज में चले जाएगा। ब्रांचेज में पुरकिंजे फाइबर्स हैं, वो क्या करेंगी, यहाँ की जो मसल्स होंगी पूरे सेल्स में डाल देंगी, तो क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। तो सिंपल सा हमारा मतलब क्या है, अब हम बात करते हैं सिंपल। हमने बोला एवी नोड सिस्टोल करता है। ठीक है, जो इसके सिस्टोल करने की स्पीड है, जो एवी नोड के सिस्टोल करने की स्पीड है वो कितनी होती है, वो होती है 100 से लेके नॉर्मल 60 से लेके 100 तक। ये 1 मिनट में इतनी बार सिस्टोल कर सकता है, ये इसकी स्पीड है। फिर एवी नोड, ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड तो 60 से लेके 100 तक क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुए हैं तो ये तो शुरुआत है, ये तो बहुत ज़्यादा कर सकता है, लेकिन ये जब नीचे भेजेगा थोड़ा अमाउंट तो कम हो जाएगा ना। तो एवी नोड में कितनी स्पीड रहती है, ये एग्जाम में आता है इसीलिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे कम होके रह जाती है स्पीड 40 to 60 पर मिनट। अब एवी नोड भी जब नीचे भेजता है तो और कम हो जाती है, मतलब बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर में कितनी होती है, वहाँ पे रह जाती है 20 to 40 बीट्स पर मिनट। ऐसे इसकी स्पीड कम हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये बात हमने पढ़ ली किसके बारे में, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। तो जैसे ही एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, साइनोवियल ऐसे नोड ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। फिर एवी नोड के पास आया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, नीचे भेज दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब तक एट्रियम रिलैक्स हो जाता है उतनी देर में, ये बात ध्यान रखना कि एट्रियम जब रिलैक्स होगा तभी वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, दूसरी चीज़, जब यहाँ पे ब्लड आ रहा होता है राइट एट्रियम में, उसी टाइम पे लेफ्ट एट्रियम में भी उसी टाइम पे ब्लड आएगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है, यहाँ पे भी ब्लड, यहाँ पे भी ब्लड, दोनों एक साथ आएगा। फिर यहाँ पे भी ब्लड और यहाँ पे भी ब्लड, दोनों एक साथ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये बात थी हमारे किसके बारे में, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। इतना ही पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो जो हमारी पैसिव फीलिंग और एक्टिव फीलिंग है, पैसिव फीलिंग में ज़्यादा फील होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। अगली बात कर लेते हैं, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ लेते हैं। अब हमने बोला कि सपोज ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल था। क्लियर है? ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल था। इसने क्या किया, ब्लड अपना इसमें डाल दिया। ठीक है, अब ब्लड इसमें डाला तो एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये मतलब कितना ब्लड, ये फिर यहाँ से भी बंद हो गया, फिर 1 मिनट के अंदर इसने ब्लड यहाँ से जैसे ये फुल हुआ तो इसने अपना ब्लड छोड़ दिया। क्लियर हो गया? यहाँ पे कुछ ब्लड हमेशा रहता है, ये पूरा का पूरा ब्लड खाली नहीं कर पाता। सिस्टोल में ये पूरा का पूरा ब्लड खाली नहीं कर पाता, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बताइए? इसको हम क्या बोलेंगे?
जब इसने सिस्टोल किया तो इसको क्या बोलेंगे, इंड सिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम बोल सकते हैं या इंड सिस्टोलिक ब्लड बोल सकते हैं। मतलब सिस्टोल करने के बाद भी कुछ ब्लड बच गया, ठीक है, कितना बच जाता है 60 ml, ये आता है क्वेश्चन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंड डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम, मतलब अभी इसने ब्लड नहीं फेंका है और ये डायस्टोल कंडीशन में है, ठीक है, सिस्टोल नहीं हुआ है, तो सारा का सारा ब्लड यहाँ पे आ गया है। तो कितना ब्लड आता है इसमें, ऊपर से आता है 70 ml टोटल, ठीक है। तो मतलब 70 ml को प्लस कर देंगे तो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, समझ गए आप पहले इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, कि हमारा वेंट्रिकल पूरा फिल हो गया है, मतलब डायस्टोल कंडीशन में है और पूरा का पूरा फिल हो गया है। तो टोटल इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो होता है 130 ml। क्लियर हो गया। इस 30 ml में से 70 ml तो फिर चले जाता है और जो 60 ml है वो बच जाता है हमारा इंड सिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सिस्टोलिक वॉल्यूम, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भैया, हमने एक वर्ड पढ़ा था स्ट्रोक वॉल्यूम। ये क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, आज के बाद आप कभी नहीं भूलने के इसको। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल ने एक बार में कितना ब्लड डाला, एक बार में कितना ब्लड डाला, तो कितना डाला था 130 में से 60 तो वहीं पे रह गया था, तो कितना बचा था 70 ml। तो एक बार में एक कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कितना ब्लड डाला उसने 70 ml डाला। मतलब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड पुश्ड बाय वेंट्रिकल इन ईच कॉन्ट्रैक्शन। एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स ने पुश किया, ठीक है, वो होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना बोला हमने स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml। क्लियर हो गया इतना। अब इसी को अगर हम एक और वर्ड पढ़ेंगे, आप जो एग्जाम में आएगा आपके, इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन, अब ये क्या इजेक्शन फ्रैक्शन क्या बीमारी है, इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब समझ गए होंगे आप, परसेंटेज में क्या बोलते हैं इसको, परसेंटाइल ऑफ इजेक्टेड ब्लड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया। क्या परसेंटाइल ऑफ इजेक्टेड ब्लड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब इसी को कितना परसेंट निकाल रहा है, 130 में से ये 60 ml अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड भेज देता है, तो कितना परसेंट है, उसी को बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम को ही अगर हम परसेंटेज में निकाल दें तो उसी को क्या बोलेंगे हम, परसेंटाइल ऑफ इजेक्टेड ब्लड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज़ कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है हमारा 55 से लेके 65 के बीच में, ये होता है हमारा नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 50, ये परसेंटेज में निकालना है तो 55 to 65% क्या होता है हमारा नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर ये 40 से कम हो गया, 40% से कम स्ट्रोक वॉल्यूम हो रहा है या इजेक्शन फ्रैक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं एमआई की कंडीशन हो जाती है, हार्ट फेलियर की कंडीशन में देखने को मिलता है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन कम। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ लिया था स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हमने, आपने सुना होगा कार्डियक आउटपुट भी, बिल्कुल सुना होगा जी कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, मैंने बोला एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ml ब्लड गया 70 ml। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शन आए, 1 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शन आए, या फिर 1 मिनट के अंदर टोटल ब्लड कितना इजेक्ट हुआ। टोटल ब्लड इजेक्शन बोल सकते हैं एक कार्डियक आउटपुट को। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में होता है, जबकि इजेक्शन जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो केवल 1 बीट पे है। इसको आप बीट से भी समझ सकते हो, 1 बीट में कितना आ रहा है, 1 बीट को बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट तक कितने बीट आ रहे हैं वो हो गया कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को कितना कार्डियक आउटपुट होगा भैया, 1 बीट में तो 70 ml आ रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 1 मिनट में कितनी बीट आती हैं, मतलब कितना स्ट्रोक वॉल्यूम होगा 72। क्लियर हो गया। कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन किया, 72 बार किया। एक बार कॉन्ट्रैक्शन में 70 निकाला था, तो 72 बार में कितने निकालेगा, सिंपल सी बात ये 1 मिनट में। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा 7 7 जा 49 और 500040 ml, ये बोल सकते हैं इसको, मतलब 5040 ml
5040 ml निकाल रहा है ये कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में। तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 5040 ml है, या अगर हम इसको कहें तो 5 लीटर भी कह सकते हैं। 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है हार्ट से? 5 लीटर ब्लड हो रहा है। तो 5 लीटर ब्लड को हम ये कह सकते हैं, टोटल हमारी बॉडी में 5 लीटर ही होता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 1 मिनट में पूरा का पूरा जो बॉडी का ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है 1 मिनट के अंदर। क्लियर, समझ में आया इतना? तो कार्डियक आउटपुट का मतलब आप समझ गए होंगे 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, या इजेक्ट कितना हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल कितना इजेक्ट कर रहा है पूरी बॉडी में। क्लियर हो गया? तो वो हो गया कार्डियक आउटपुट। निकालते कैसे हैं कार्डियक आउटपुट को? 1 स्ट्रोक वॉल्यूम में कितना निकल रहा है, और 1 मिनट में कितने स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना स्ट्रोक आएंगे। स्ट्रोक का मतलब समझ गए? 1 स्ट्रोक मतलब 1 कंट्रैक्शन, या 1 बीट भी कह सकते हैं। तो अगर आपको कार्डियक आउटपुट निकालना हो तो जितनी, जैसे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml था नॉर्मल, तो आपके बीट कितनी आती है 72, तो इसको निकाल दोगे अब इतना निकल जाएगा ml के अंदर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो हमने स्ट्रोक वॉल्यूम की भी बात कर ली। और क्या पूछा जाता है भाई कार्डियक सिस्टम में? अब आपने एक सुना होगा प्रीलोड। क्या सुना होगा? प्रीलोड। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो प्रीलोड क्या होता है बच्चों? फिर से हमको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। ये एट्रिया है, आप छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये एट्रिया हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। इससे निकली आपकी पल्मोनरी आर्टरी, इससे निकलता है अओर्टा। ये दोनों चीज़ें पता है आपको। ये लेफ्ट और राइट क्या है आपके, ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट और राइट एट्रियम है। तो मैंने बोला था क्या प्रीलोड क्या होता है? जब ये रिलैक्स रहते हैं, क्या रहते हैं? रिलैक्स रहते हैं। तो उस टाइम पे फीलिंग होती है, मतलब एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ब्लड पूरा फिल हो गया। तो हमने बोला था थोड़ा सा तो ब्लड रहता है, जिसे हमने इंटरसिस्टोलिक ब्लड बोला था, सिस्टोल के बाद, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आता है धीरे धीरे। तो इस ब्लड से प्रीलोड का मतलब है ये रहते हैं रिलैक्स कंडीशन में। जब आपके क्या रहते हैं, ब्लड, जो ब्लड वॉल को, जो वेसल्स को स्ट्रेच करता है, मतलब जो आपकी वेंट्रिकल्स की वॉल को स्ट्रेच कर, ये ब्लड आएगा, इसमें ब्लड की फिलिंग होगी जब, और ये वॉल्स को स्ट्रेच करेगा, तो उसको बोलते हैं हम क्या? प्रीलोड। प्रीलोड का मतलब सिंपल सा क्या है, जो ब्लड आता है वो वेंट्रिकल्स की वॉल को स्ट्रेच कर देता है। मतलब ये ऐसे सिकुड़े हुए रहेंगे ना, ऐसे सिकुड़े हुए। अब इसमें जैसे जैसे ब्लड भरता जाएगा, जैसे जैसे फूलता जाएगा। तो ब्लड प्रीलोड का मतलब सिंपल सा इतना है। वेंट्रिकुलर फिलिंग से आप समझ सकते हैं, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में थे, बिल्कुल रिलैक्स हुए थे, उनके अंदर ब्लड की फिलिंग होना वो कहलाता है प्रीलोड, ठीक है। अब दूसरी चीज़, प्रीलोड का मतलब ये क्या है? अगर मैं प्रीलोड कहूँ तो इसका मतलब क्या है? वेंट्रिकल में ब्लड क्या हो रहा है? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब भी आपको प्रीलोड पूछे तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। प्रीलोड का मतलब है ब्लड वॉल्यूम का इंक्रीज होना। दूसरा वर्ड आपने पढ़ा होगा आफ्टर लोड। प्रीलोड का मतलब सिंपल सा ये है कि जो एट्रिया का ब्लड आता है वो वेंट्रिकल्स को ओपन कर देता है, स्ट्रेच कर देता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिलिंग को ही हम प्रीलोड बोलते हैं। आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड का मतलब है अब क्या होगा, कुछ ऐसा फोर्स होगा, कुछ ऐसा फोर्स होगा जो इस वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल के अंगेंस्ट लगेगा। मतलब ये वेंट्रिकल्स को दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। वेंट्रिकल्स को दबाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड निकल जाएगा, ठीक है। ब्लड निकलेगा कैसे? जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। यहाँ पे वेसल्स, मतलब ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी कंस्ट्रिक्शन होगा, तभी तो आगे जाएगा। सपोज ये ब्लड वेसल्स है, अब मैंने यहाँ से तो वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करके यहाँ ब्लड डाल दिया, लेकिन यहाँ पे स्पीड तो बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या होती है, जो वेसल्स होती है ना वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है। वो कंस्ट्रिक्शन करती हैं ऐसे कि जो कि ब्लड आगे को जा रहा है वो आगे को ही जाए, पीछे को ना आए, ठीक है। तो आफ्टर लोड का मतलब है कि जो ब्लड, आफ्टर लोड का मतलब है वो प्रेशर जो वेंट्रिकल से अगेंस्ट लग रहा है, अगेंस्ट ही तो है, वेंट्रिकल्स को दबा के आगे की तरफ लगा रहा है, उल्टा ब्लड लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड इजेक्ट हो जा रहा है। इजेक्शन ऑफ ब्लड कह सकते हैं हम इसको, इजेक्शन ऑफ ब्लड होता है इसमें। आफ्टर लोड का मतलब है इजेक्शन ऑफ ब्लड होना, या हम इसको कहते हैं जितना आफ्टर लोड बढ़ेगा उतना ही इंक्रीज होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन,
ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन भी उतना इंक्रीज होगा क्योंकि ब्लड उतना ही आगे जाना है उसको। क्लियर हो गया? तो हम सिंपल कह सकते हैं कि प्री लोड में तो वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जो आफ्टर लोड है उसमें क्या होगा, किस चीज़ का क्या इंक्रीज होगा भैया, वैसो कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा ना उसमें, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन उसमें इंक्रीज होगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक आपने सुना होगा मीन आर्टेरियल प्रेशर, बहुत सिंपल है और आया था एम्स ऋषिकेश 2019 का क्वेश्चन, 2020 में आया था शायद, 2020 की ही बात है, दिसंबर जनवरी के टाइम पे जो पेपर हुआ था। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, मीन आर्टेरियल, मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज आर्टेरियल प्रेशर मतलब एक टाइप का प्रेशर कह सकते हैं। तो एवरेज प्रेशर ऑफ, हम ये कह सकते हैं इसको, एवरेज प्रेशर ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड इन ईच कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में कितना टोटल एवरेज, जैसे हमने 5 रन हम हर क्या नाम कहते हैं, हमने टोटल बनाए 50 रन्स, ठीक है, 10 ओवर में बनाए। तो अगर मैं बोलूँ कि एक ओवर में कितने बनाए, एवरेज बताओ, तो आप 5 ही तो बताओगे, चाहे आपने एक ओवर में 40 बना दिए हो, बाकी के 9 ओवर में कितने भी बनाए हो। तो एवरेज ब्लड, क्या मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, एवरेज प्रेशर होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम, कैसे होता है, जो एक कार्डियक साइकिल में होता है। निकालते कैसे हैं, नॉर्मल मैप कितना होता है वो हम निकाल लेते हैं। तो हमने बोला कार्डियक मैप निकालने के लिए हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, हमें काउंट करना है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना है प्लस डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, इनटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, और सिंपल सा इसको 3 से डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया आपका? तो हम बात कर रहे थे किसकी, हमने बात करी मीन आर्टेरियल प्रेशर की। तो सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल होता है 120 अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 और इंटू 2/3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 160, 80 टू द 160 प्लस 120 अपॉन 3, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 280/3। तो इसको हम करेंगे 9 3 27, 3 इंटू 3 तो देख लीजिएगा इसको। तो नॉर्मल हमारा जो मीन आर्टेरियल प्रेशर आ गया, अगर हम एग्जैक्ट रेशियो बताएं तो 93.933 mm ऑफ Hg, ये होगा मीन आर्टेरियल प्रेशर। क्लियर हो गया? लेकिन अगर हमको नॉर्मल एवरेज में पूछा जाए तो 60 से लेके 60 से अबव जब भी हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर आता है, हम इसको क्या मानते हैं, एडिक्वेट मानते हैं, ठीक है। तो 60 से ऊपर हमारा नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है। आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।